कुछ फैसलों की डिटेल्स नहीं आती अब क्या सामने, कहने वो वाली किस हो? बुनियाद पर मत डरें, मत डरें, आप मत लटो, क्योंकि आप तो इमिग्रेट करके यूएस नहीं जाने वाले नहीं, ना। सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हमें जवाब चाहिए कि 75 कंट्रीज जिनको किन बेसिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी सिलेक्शन की गई है, कब से ये काम हो रहा था ये बताया नहीं गया, लेकिन फौरी तौर पर जो इमिग्रेशन वीज़ाज हैं उनका प्रोसेस रोक दिया गया है, ना अप्रूव होंगे ना इशू होंगे, जिसके सबब बहुत से पाकिस्तानी परेशान है। सर सब ये किन बेसिस पे फैसले किए जा रहे हैं? देखिए 75 कंट्रीज़ में पाकिस्तान आ गया इसलिए तकलीफ हो रही है। हाँ, तो इंडिया नहीं आया ना, तकलीफ इंडिया इस नहीं वजह से भी है। अच्छा, उसका जो रीज़न दी जा रही है पाकिस्तान को क्यों इंक्लूड कर लिया और इंडिया को क्यों नहीं किया, जी। वो इसकी जो बेसिक बैकग्राउंड है ना इसकी, कि वो ये है कि आपको पता है ये डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अमेरिकन वेलफेयर फैसिलिटीज़ जो हैं उसको नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है और बहुत से पैसे ज़ाया होते हैं और ख़र्च होते हैं अमेरिकन टैक्स पेयर्स मनी, इसलिए इसी वजह से उन्होंने बहुत से एड प्रोग्राम्स बंद कर दिए। यही उनका था ना इलॉन मस्क के साथ मिलके, DOGE, और उसमें ये भी था कि पता करें कि हमारी जो वेलफेयर बेनिफिट्स हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सी कम्युनिटीज़ इस्तेमाल करती हैं, तो उसमें से पाकिस्तान वाज अमंग्स्ट दी। हाँ, हाईएस्ट, जिनको 40% उन्होंने कह दिया। माइकल कुगलमैन ने इसके ऊपर एतराज़ किया कि किस डेटा की बुनियाद पे। बहरहाल उन्होंने कहा उनका जो डेटा है वो ये शो करता है कि पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स जो हैं या जो कि इमिग्रेंट्स यहाँ वो ज़्यादातर जो है दे टेक एडवांटेज ऑफ कि जी हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारी हालत ख़राब है, और जाके वो अमेरिकन टैक्स पेयर के ऊपर एक बोझ बनते हैं। ये बाय द वे उसी किस्म की आर्ग्यूमेंट है जो कि राइट विंग ने यूके के अंदर दी थी ब्रेक्सिट में निकलने के लिए। वो कहते थे कि ये यूरोपियंस, ईस्ट यूरोपियंस और बाकी यूरोपियंस जो है वो सारे यूके आ रहे हैं और यहाँ आके वो हमारी जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं। फ्री मेडिकल, बिकॉज अपने मुल्कों में नहीं है और हमारे यहाँ फ्री है, तो ये बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। तो उसने कहा कि ये इस किस्म की इमिग्रेशन भी जो है जो कि अंडर द रूल्स ऑफ द EU अलाउड है, उन्होंने कहा इसको भी बंद करें। दिस वाज वन ऑफ द मेजर आर्ग्यूमेंट्स फॉर लीविंग द EU कि जी हम फ्री फंड में नहीं सब्सिडाइज कर सकते ये अनएम्प्लॉयड यूरोपियंस को यहाँ आके और वो हमारी वेलफेयर फैसिलिटीज़ को अंडरमाइन करें। तो यहाँ भी यही बात कही गई है कि बेसिकली रीज़न ये है कि पाकिस्तानीज आर अमंग्स दोज जो कि बहुत नाजायज़ फ़ायदा हमारी वेलफेयर बेनिफिट्स का लेते हैं। इसमें इंडिया नहीं आया, इसमें इंडियन इमिग्रेंट्स जो हैं वो जॉब्स ले लेते हैं और इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं कि पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स जो ज़्यादातर आते हैं वो लेबर क्लास से आते हैं, इंडियन इमिग्रेंट्स जो ज़्यादा आते हैं वो स्किल बेस्ड मिडिल क्लास से आते हैं, उनको नौकरियाँ मिल जाती हैं, वो अपना रोटी पानी उनको हो जाता है। हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं ये कोई टैक्सी ड्राइवर बन जाता है, कुछ उससे पहले फैमिली मेम्बर्स होते हैं, लंबी लंबी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं। पाकिस्तानियों की तो 8-8, 9-9 की फैमिलीज होती हैं, इंडियंस जो हैं वो 3-3, 2-2, 3-3 से काम चल रहा है। तो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स जो हैं वो बिफोर दे अनलेस या फुली एम्प्लॉयड उनको काफ़ी बोझ बन जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई पाकिस्तान इज इंक्लूडेड इन दी 75 कंट्रीज। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ दीज countries are poor countries, lower income countries. And so and mostly black and brown and black, because ज़ाहिर है थर्ड वर्ल्ड से ही लोग आ रहे हैं ना, एंड दे आर द सेम कैटेगरी के अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ असाइलम क्रिएट ले रहे हैं फैसिलिटी। और पता है आपको कि जो वाइल यू आर इन असाइलम आप नौकरी नहीं कर सकते और रियासत जो है वो आपको हेल्प करती है, फंड करती है आपको अंटिल योर एप्लीकेशन इज प्रोसेस्ड। तो मतलब इस किस्म के इश्यूज हैं, तो दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज इंक्लूडेड in this list and India is not included in this list. बाकी ये है कि इससे पहले आहिस्ता आहिस्ता बहुत से कदम उठाने शुरू कर दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने। पहले तो जनवरी 14 को उन्होंने एक 10 दिन उन्होंने कहा कि हम 10 दिन अनाउंसमेंट से पहले 10 दिन पहले आपको बता रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। और ये 75 कंट्रीज़ की लिस्ट जो थी इसको पहले तो 39 कंट्रीज़ की लिस्ट बनी, फिर ये 75 पे हुई। और फिर ये कहा गया कि जो स्क्रीनिंग करनी है इन लोगों के लिए वो ज़रा तकड़ी होनी चाहिए, उसमें अंग्रेज़ी पूछनी चाहिए आती कि नहीं आती, आपकी सोशल पिछले 5 साल से 10 साल की हिस्ट्री दें, आपके ट्वीट्स क्या किया आपने, क्या नहीं किया। तो इस किस्म की चीज़ें थी। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सपेंड किया गया है। और फिर कस्टम्स ऑफिशल्स को ये कहा गया कि आप बिफोर यू गिव अ वीज़ा या इमिग्रेशन स्टेटस आप चेक करें कि ये हाई रिस्क
इंडिविजुअल है कि नहीं, ये अमेरिकन सोसाइटी में फिट इन करेगा या नहीं करेगा, हमारे लिए ख़तरा है इसको आने का कि नहीं है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो थी दे वर पुट इनटू इफेक्ट। तो अब सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट्स को ये बैन नहीं इफेक्ट करेगा, ना विजिट वीज़ा ना विजिट वीज़ा को अफेक्ट करेगा, ना ही बिजनेस वीज़ा ना ही बिजनेस वीज़ा उसको अफेक्ट करेगा, और ना ही वो H1 वाले वीज़े जो हैं जिनको H1B। और ये सिर्फ इमिग्रेंट्स जो हैं दोज हु वांट टू इमिग्रेट टू अमेरिका, और उनकी ये स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, सिर्फ ये मागा को खुश करने के लिए, अपनी सपोर्ट बेस को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? मिड टर्म इलेक्शन से पहले इस तरह का मूव करना, कोई स्टैट्स ना देना कि डाटा आपने किस बुनियाद पर इस्टेब्लिश किया? आशा, ये सारे यूरोप में भी यही हो रहा है, ये एक राइट विंग मूवमेंट चल रही है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप राइट विंग मूवमेंट को यूरोप में सपोर्ट कर रहा है, और प्रोग्रेसिव लेफ्ट विंग या डेमोक्रेटिक पार्टीज़ को नहीं सपोर्ट कर रहा है। और क्योंकि ये इमिग्रेशन हैज़ बिकम अ बिग इशू। ये एक ज़माने में ये डिबेट चली थी पहले भी, उस वक्त बरतानिया में डिबेट चली थी, सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन बरतानिया में हो रही और थी, पाकिस्तानियों की और पाकिस्तानियों की थी और इंडियंस की, और फिर ईस्ट अफ्रीका से लोग आ रहे थे। उस वक्त ये डिबेट जो शुरू हुई वहाँ, उन्होंने दो लफ्ज़ अंग्रेज़ी के, एक था असिमिलेशन, एक था इंटीग्रेशन। असिमिलेशन का ये था कि आप जैसे हम हैं वैसे ही बन जाए, तो फिर तो ठीक है, जो हमारा कल्चर है वो कल्चर अपना लें, जिस तरीके से हम बोलते हैं, जिस तरीके से हम उठते हैं बैठते हैं, आप एसिमिलेट हो जाए, मिल जाए, मिक्स हो जाए। दूसरा ये डिबेट थी कि नहीं, आप इंटीग्रेट हो जाए, मिक्स ना हो। अच्छा, आप अपने ऑटोनॉमी रख के मगर हमारे कानून को ओबे करें, इंटीग्रेशन हो जाए, जेल इन तो करें ना। हाँ, तो ये दोनों डिबेट चली, और वहाँ जो प्रोग्रेसिव लोग थे वो कहते थे इंटीग्रेशन ठीक है, असिमिलेशन नहीं, हमें इंसिस्ट नहीं करना चाहिए कि आप अंग्रेज बन जाए, ये रहे, आप अपना कल्चर रखें, सारा कुछ रखें, मगर जो हमारे कानून हैं उसको बालादस्ती करें, हमारी आइन को तस्लीम करें, और हमारे जो हमारे कस्टम्स हैं उनको ख़राब ना करें। अच्छा, तो ये डिबेट चली थी वहाँ। अब ये डिबेट जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना पूरी कम टू स्टैंड स्टिल, और वो उल्टी हो गई है। अच्छा। पूरा चक्कर घूम के डिबेट आ गई है कि ये एसिमिलेशन भी नहीं हुई, हुआ ये है कि ना इंटीग्रेशन हुई है ना एसिमिलेशन हुई है, और हुआ ये है कि हमारे लोग जो हैं फ्रॉम ऑल ओवर द अरब वर्ल्ड एंड एल्सवेयर, ये इंटीग्रेट भी नहीं किए, एसिमिलेट भी नहीं किए, इन्होंने आके वहाँ अपने छोटे छोटे पाकिस्तान, अपने छोटे छोटे सीरिया, अपने छोटे छोटे अल्जीरिया, अपने छोटे छोटे ये बना लिए, और वो गेटोवाइज हो गए, और वहाँ से ये निकलते नहीं हैं, और वो भी छोटे, और वो बिल्कुल वहाँ एक ऐसे लगता है कि ये फ्रांस का या बरतानिया का हिस्सा ही नहीं है। अब जब लोग मैनचेस्टर की बात करते हैं या ब्रैडफोर्ड की बात करते हैं, तो यही बातें आती हैं कि जी वहाँ तो ऐसे लगता है ये छोटा पाकिस्तान है। साउथ हॉल में शर्त लगा के लोग जाते हैं कि कोई गोरा ढूंढ के दिखाएं। तो ये अब प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है कि देखिए यार, ये तो हमने तो इनको कहा था कि आप इंटीग्रेट हो जाए, अब तो ये तो इंटीग्रेट भी नहीं हुए, ये तो यहाँ भी आगे अपनी हरकतें कर रहे हैं जी। और फिर वो पूरी एक कैंपेन चली थी जिसमें पाकिस्तानीज़ को आइडेंटिफाई किया था उस वक्त की होम सेक्रेटरी अंडर ऋषि, जिसने कहा था कि ये गैंग शैंग्स, ये वो सारी बात हुई थी, आपको याद होगा कि ये अंडर एज लड़कियों के साथ उनको ट्रैप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एंड सो। तो ये पूरा एक राइट विंग का एक एंटी इमिग्रेशन एजेंडा बन चुका है वहाँ। और फ्रांस में तो बहुत स्ट्रांग है कि जी हमारा कल्चर ही है ना, फ्रेंच कल्चर, उसको ही ख़त्म कर रहे हैं। और वहाँ ये है कि जी मुसलमानों की रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, उन्होंने तो बच्चे पैदा करने बंद कर दिए, उनकी तो सारी पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है, यंग लोग नहीं नज़र आते, और जो यंग लोग नज़र आते हैं वो लंबी पाकिस्तानी, इंडियंस एंड अरब्स, क्योंकि वहाँ 6-6, 7-7 बच्चे हो रहे हैं, तो और वो बोझ भी पड़ता है उनके वेलफेयर सिस्टम के ऊपर, और शादियाँ भी। और फिर उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो रिसोर्सेज जो हैं रियासत की, वो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं प्रोपोर्शनेटली ये कर रहे हैं। और अब ये डर लगना शुरू हो गया कि 30-40 साल के बाद इनकी मेजॉरिटी हो जाएगी, और जो वहाँ के ओरिजिनल फ्रेंच या जर्मन या ब्रिटिश है वो माइनॉरिटी में हो जाएंगे। तो ऑलरेडी अभी आपने देखा है कि इंडियन को उन्होंने, इंडियन ब्रिटिश को प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया है यूके के अंदर, ऋषि सुनक। हाँ, ऋषि को। तो अब मैं कह रहा हूँ इस किस्म के वहाँ राइट विंग जो है एक्सप्लॉइट कर रही है, और यही अमेरिका में एक किस्म की इस्लामोफोबिया के बाद, और ये रेसिज्म भी है इसमें, और इसमें लोग इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं कि हमारा कल्चर ख़त्म हो रहा है हमारा, तो इनको निकालें, इनको जहाँ से इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इसको एक्सप्लॉइट कर। चलिए, ये तो असबाब आपने बताया कि किस बुनियाद पर इनवर्ड पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं कुछ ममालिक, लेकिन पाकिस्तान के तो अमेरिका के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं जितने इससे पहले कभी नहीं देखे गए, और दफ्तर ख़ारिजा ने भी कहा कि हम क्लोजली इस मामले को देख रहे हैं और हम राब्ते में हैं उनके साथ।
दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने आज एक अमेरिकी वफ्द से भी मुलाकात की है, तो जाहिर है इस बाबत भी बात हुई होगी। ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए है, तो क्या पाकिस्तान अपना नाम इस लिस्ट से निकलवा सकता है इन एफर्ट्स के बाद? मेरा नहीं ख्याल निकलवा सकता, ऐसा नहीं होगा, ख्याल निकलवा सकता। ये डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कुछ करता है फिर पीछे हटता है। अभी वहाँ से जब ये शोर शोर पड़ा है तो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये है कि ये पॉज है, ये परमानेंट नहीं है, ये फॉर द टाइम बीइंग है जी। हम पॉज कर रहे हैं। तो इसका पॉज का मतलब ये है कि महीने दो के बाद फिर रिवर्स भी हो सकता है, या ये कि और रिलैक्स कर देंगे। साथ ये भी कहा है कि आप जाएं अप्लाई करें, हाँ, वीज़ा प्रोसेसिंग बंद नहीं कर दी, एप्लीकेशन रिसीव करेंगे रिसीव लेकिन करेंगे, अप्रूव नहीं करेंगे और इशू नहीं करेंगे वीजा, हम वो उस वक्त तक पेंडिंग रखेंगे जी। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्या? यकीन नहीं आएगा आपको, क्या नहीं आएगा। अच्छा, मुझे आइडिया है, चले आप बताएं। नहीं, आइडिया ये है कि मेरा अमेरिकन वीज़ा कोई 2 साल पहले एक्सपायर कर गया था। मुझे हमेशा 5 साल का विजिट वीज़ा मिलता था, B1 B2, तो मल्टीपल विजिट्स अलाउड होती हैं, 6 महीने से ज़्यादा रह नहीं सकते और आप काम शाम नहीं कर सकते वहाँ। जी। तो मुझे काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस पे दावत आती थी, मैं जाता था, साल में 2-3 चक्कर लग जाते थे टू अटेंड सम कॉन्फ्रेंस और टू स्पीक एट सम कॉन्फ्रेंस। फिर जब कुछ 2 साल पहले मेरा जब वीज़ा एक्सपायर किया तो मैंने अप्लाई किया फॉर अ फ्रेश वीज़ा। आपको बताऊं कि उससे जो उन्होंने डिटेल्ड हिस्ट्री मेरे से मांगी, अच्छा, कि पिछले 10 साल में आप किस मुल्क गए हैं, कितने दिन रहे हैं, कौन सी डेट्स पे, कैसे, अमेरिका कितनी दफ़ा आए हैं, कितनी दफ़ा गए हैं, कितने ईमेल एड्रेसेस हैं आपके, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉज आ गया कि आपकी कोई कन्विक्शन हुई है या नहीं कन्विक्शन हुई, या आप जेल गए हैं या जेल नहीं गए। अच्छा, और इस किस्म की चीज़ें सवाल पूछना शुरू कर दी। अच्छा, उनका तो अपना इंटरनल सिस्टम है जो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इसके बावजूद ये सवाल हुए? नहीं, उससे पहले ये सवाल हुए। हाँ। और मुझे ये कहा कि आपका वीज़ा, मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आपका वीज़ा अभी रिजेक्ट हो गया है। ये मेरे साथ ये हुआ है। ओहो। तो मुझे कहा कि रिजेक्ट हो गया, और जुगनू का वीज़ा उन्होंने दे दिया उसको। अच्छा, 6 माह के बाद जुगनू का वीज़ा उसका आ गया, मेरा वीज़ा नहीं आया। मैंने इंक्वायरी की कि भाई क्या हो गया मेरे वीज़ा को, और जैसे जवाब आया कि रिजेक्शन हुई है, मगर अभी आप उम्मीद ना छोड़े, अभी इसको रिव्यू में हमने डाला हुआ है। वो रिव्यू भी चलती रही, आप यकीन करें 1.5 साल लगा बिफोर द रिव्यू वाज कंप्लीट, एंड बिफोर देन वन डे आई वाज इश्यूड द वीज़ा। तो ये सिचुएशन है, ये नई बात नहीं है, वैसे ही डिलेज हो रही हैं। जिन लोगों के पास काफ़ी अरसे से मल्टीपल एंट्री B1 B2 वीज़ास थे, उनकी भी 2-3 साल से रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, और आहिस्ता आहिस्ता ये दे रहे हैं। तो इट इज़ नॉट कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ ये हुआ है, ये पॉलिसी जो थी इट वाज इन द मेकिंग कि टेक इट इजी, और सबकी स्क्रूटनी जो है वो ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। जैसे ये कैंपेन स्टार्ट हुई थी प्रेसिडेंशियल, तो लोगों को ये शायबा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे तो इस नौयत की पाबंदियों का ऐलान कर सकते हैं, इस वजह से मोहतात थे वीज़ा इशू करने में। और एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में 1 लाख के करीब वीज़ा जो हैं वो रिफ्यूज़ किए गए हैं। अच्छा, लेकिन सेठ साहब, रीज़न तो नहीं बताया जाता वीज़ा रिफ्यूज़ल का? वो कभी नहीं बताते। हाँ, दैट इज देयर इंटरनल थिंग, दे विल नेवर गिव यू, बिकॉज यू सी इफ दे गिव यू अ रीजन देन यू कैन चैलेंज इट। तो वो कहते हैं नो रीजन गिवन, बस खत्म, फिनिश, एंड ऑफ, मोर ठप, रिजेक्टेड। अच्छा सेठ साहब, मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से हल्का सा इशारा प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से कोट किया जा रहा है कि उन्होंने किसी इंटरव्यू में मुबहम सा कहा कि वी शैल कंटिन्यू, यानी हमें वी शैल गो ऑन। आपको लगता है कि वो मिड टर्म इलेक्शन के लिए कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करके बच सकते हैं? मिड टर्म इलेक्शन, एंटी ट्रंप सेंटिमेंट अमेरिका में मौजूद है। नहीं, मेरा ख्याल है मिड टर्म इलेक्शन तो करानी पड़ेंगी इनको। थोड़ी बहुत डिले तो आई थिंक वो तो बंदा खींच लेता है। अच्छा। बट ये नहीं हो, ये तो कांग्रेस की इलेक्शन है ना, तो ये तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू डिले देम। ठीक। और वो हमेशा देखिए अमेरिकन सिस्टम के अंदर सबसे एक बात कही हमेशा कि जो फाउंडिंग फादर्स थे अमेरिका के, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स की डॉक्ट्रिन को इस्तेमाल किया था। एक तरफ प्रेसिडेंट को पावरफुल बना दिया, दूसरी तरफ उसके पावर्स के ऊपर कांग्रेस को बैठा दिया कि आपने कांग्रेस से इजाज़त लेनी है। पहली बार हर चीज़ जो है प्रेसिडेंट जो भी करता है कांग्रेस के साथ दिन रात इंटरेक्शन करना पड़ता है। दूसरी चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग कि मिड टर्म इलेक्शंस का इसलिए दिया गया कि अगर एक प्रेसिडेंट 1 साल जीतता है तो 2 साल में पता चल जाता है कि ये कैसे जा रहा है, कैसे नहीं जा रहा। इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आधे इलेक्शंस जो हैं
वो 2 साल के बाद होने चाहिए इनटू अ प्रेसिडेंशियल टर्म, ताकि लोगों को एक असेसमेंट हो सके। अगर वो समझें कि डोनाल्ड ट्रंप ठीक नहीं जा रहा तो मिड टर्म के अंदर रिपब्लिकन्स की जगह पे वो डेमोक्रेट्स को वोट देंगे, तो डेमोक्रेट्स की जो सिचुएशन है इन द कांग्रेस वो बेहतर हो जाएगी, फिर वो डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा उसके ऊपर लगाम डाल सकते हैं। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स जो थी, दिस इज़ द एसेंस ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसको वायलेट करना विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर